हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है हम हिम नदी के कार्य के बारे में पढ़ेंगे। तो जिससे पहले हम लोगों ने जो है वो नदी के कार्य पढ़ लिया है, समुद्र तरंगों और लहरों के जो कार्य है वो हमने पढ़ लिया है अपने अपरदन और निक्षेपण के चैप्टर में। तो अभी जो हमारा बाकी रहा था वो हमारा हिमनद के कार्य, और अभी जो बाकी रहेगा यानी नेक्स्ट हम जो पढ़ेंगे वो हमारा रहेगा पवन के द्वारा जो अपर्दन और निक्षेपण के कार्य किए जाते हैं वो हम पढ़ेंगे। और फिर हमारा जो चैप्टर है वो फुल कंप्लीट हो जाएगा और इस चैप्टर से क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो जैसा कि अगर हम बात करें हिम हिम कहाँ पाया जाता है? उच्च अक्षांशों पे। अगर हम अक्षांश में ऊंचाई की ओर बढ़ेंगे यानी उच्च अक्षांशों की ओर जाएंगे तो हमें हिम यानी ग्लेशियर मिलेगा, जहाँ से बर्फ ही बर्फ जमा होता है, यानी नॉर्थ पोल या साउथ पोल। अब हम बात करते हैं कि हिम रेखा क्या होता है। हिम रेखा जो है वो हिम है, वो जहाँ से हिम मिलना शुरू होता है, जहाँ से हमें ग्लेशियर बर्फ मिलना शुरू होता है वहाँ से, और वहाँ से एक बाउंड्री डिसाइड होता है कि हाँ मान लीजिए इसके नीचे हमें हिम नहीं मिलेगा और इसके ऊपर हमें ग्लेशियर ही ग्लेशियर मिलेगा, तो इसको हम हिम रेखा बोलते हैं। यानी हमें कहाँ से ग्लेशियर मिलना शुरू हो जाएगा, तो वहाँ से अगर हम बात करें तो हिम रेखा, उसे हम हिम रेखा कहते हैं। अब हिम रेखा की ऊंचाई की अगर हम बात करें तो विषुवत रेखा पे अगर हम खड़े हैं तो विषुवत रेखा से हमें हिम कहाँ से मिलना शुरू होगा, यानी उसकी ऊंचाई अगर हम मेजरमेंट करें तो विषुवत रेखा से 5500 से 6000 मीटर तक हमें पे जाने पे, यानी इतनी ऊंचाई पे हम जाएंगे उच्च अक्षांश की ओर तो हमें हिम मिलेगा विषुवत रेखा से। उसके बाद उसके विषुवत रेखा से हम थोड़ा सा ऊपर बढ़ेंगे तो क्या होगा, तापमान जो है वो कम होगा, यानी हिमालय पे अगर हम जाएंगे तो हिमालय से और हिम रेखा की अगर हम मेजरमेंट करें तो हिमालय से 4300 से 4500 मीटर पे हमारा जो है वो हिम मिलना शुरू हो जाएगा हिमालय से। उसके बाद जब हम ध्रुवों पे पहुंच जाएंगे, यानी नॉर्थ पोल और साउथ पोल की अगर हम बात करें, ध्रुव पे जहाँ पे तापमान जो होता है वो माइनस में होता है, तो वहाँ पे सिर्फ बर्फ ही बर्फ मिलते हैं यानी ध्रुव पे। तो वहाँ पे अगर हम पहुंचेंगे तो हमें जैसे ही हम ध्रुव पे पहुंचेंगे वहाँ हमें उसके लैंड से यानी धरातल से ही हमें जो है वो बर्फ मिलना शुरू हो जाएगा। तो वो जो उसका मेजरमेंट किया जाता है तो उस हिम वहां से ध्रुवों पर से हिम रेखा की ऊंचाई जो होती है वो समुद्र तल के बराबर होती है। तो आप लोग ये नोट कर लीजिएगा। उसके बाद हम बात करते हैं कि हिम नदी के द्वारा क्या कौन से कार्य किए जाते हैं। तो जैसा कि हमारा चैप्टर है अपर्दन और निक्षेपण, तो अपर्दन का कार्य किया जाता है, चट्टानों को लगातार जो हिम है वो भी घिसता है। उसके बाद परिवहन करता है घिसे हुए चीजों को अपने साथ गति, वो हिम जो है, हिम जब अर्थ की यानी पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जो है हिम है वो घिसकते रहता है, यानी वो एक नदी की तरह, नदी की भांति वो क्या है, गतिशील अवस्था में होता है और आगे की ओर जो हिम है वो बढ़ते रहता है, तो उसको हिमनद बोलते हैं। तो जब वो चट्टानों को घिसेगा, जैसा कि वो हिम है आगे बढ़ रहा है तो आगे बढ़ेगा तो उसको हम परिवहन बोलते हैं, यानी चट्टानों को घिसते हुए आगे बढ़ने की क्रिया को परिवहन बोलते हैं। अब निक्षेपण, हिम का भी एक, हर चीज का एक ऐसा अवस्था आता है जहाँ निक्षेपण करता है, जैसे नदियों ने भी किया है। तो हिम नदी जो है वो भी एक टाइम ऐसा आएगा कि वो अब अपने निक्षेपण की अवस्था में आ जाएगी, वो निक्षेपण करते जाएगी। तो यानी घिसे हुए चीजों को, अपरदित पदार्थों को कहीं ले जाके फिक्स कर देना, डिपॉजिट कर देने की क्रिया को हम निक्षेपण कहते हैं। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आए। हिम नदी का भी मैंने बताया कि हिम नदी क्या होता है। अब हम बात करेंगे हिम के रूप, हिम के कितने रूप होते हैं, कितने शेप्स होते हैं वो हम बात करें। शेप यानी आकार, कौन कौन से आकार में हिम पाया जाता है। तो 3 आकार होते हैं, एक होता है आइस कैप, एक होता है आइस सीट और एक होता है आइसबर्ग। आइस कैप क्या होता है, मान लीजिए कि ये कोई शिखर है, इस शिखर के टॉप पे यानी ऊंचे वाले भाग के पे जो बर्फ जमा हुआ है एकदम कैप की तरह, मोटी मोटी एकदम जमी हुई है एकदम ऊपर शिखर पे, तो उसको हम बोलते हैं आइस कैप। अब ये ढलान की ओर नीचे उतरते हुए धरातल तक मोटी मोटी सीटों के रूप में फैली हुई है, यानी धरातल यानी तल तक भी फैली हुई है, ढलान से उतरते हुए ये पूरा तल तक इधर फैली हुई है, उसको हम क्या बोलते हैं, आइस सीट। ये काफी मोटी होती है और काफी दूर तक फैली होती हैं, तो इसको हम बोलते हैं आइस सीट। अब वो आइसबर्ग क्या होता है, जो हिम होता है, हिम जो है वो टूट कर क्या होता है समुद्र में गिर जाता है, यानी बर्फ के टूटे हुए टुकड़े जो बर्फ में गिर जाते हैं उसको हम बोलते हैं आइसबर्ग। तो इस तरह से आप लोगों को समझ में आया कि 3 रूप में, 3 शेप्स में होता है। अब हम
पढ़ेंगे कि हिमानी निर्मित स्थलाकृतियाँ, यानी हिम के द्वारा अपर्दन और निक्षेपण के द्वारा विभिन्न विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियाँ बनाई जाती हैं। तो सबसे पहले अपर्दन की अगर हम बात करें तो हिमानी जो है, हिम जो है वो अपर्दन का कार्य दो प्रकार से करती है। एक है उत्पाटन और दूसरा है अपघर्षण, यानी प्लकिंग और एब्रेशन। प्लकिंग के अगर हम के जैसे नाम से पता है कि किसी चीज को उखाड़ना। जब जो सीट होता है, जो बर्फ की जो सीटें होती हैं, उसमें क्या होता है कि वो सिर्फ वो पानी का ही जमा हुआ सीट नहीं होता, बर्फ का ही वो सिर्फ सीट नहीं होता। उसमें क्या होता है कि छोटे छोटे चट्टानों के टुकड़े ये और जो भी पत्थर है वो सभी क्या होते हैं उसमें उसके साथ मिक्स होते हैं। तो वो कैसे होते हैं कि वो क्या करती है कि धरातल से जो है वो चट्टानों को उखाड़ के अपने साथ लेके आगे बढ़ती है, यानी प्लकिंग करती है, उखाड़ती है और अपने साथ लेके आगे बढ़ती है, तो उसको प्लकिंग बोलते हैं। जब उन्हीं उखड़े हुए चट्टानों के टुकड़ों से वो क्या होता है कि धरातल लगातार घिसती जाती है, तो उसको हम अपघर्षण बोलते हैं। इस तरह से दो प्रकार से अपर्दन का कार्य जो है वो हिमानी कर रही है। अब हम अपर्दन के द्वारा, हिमानी के द्वारा जो अपर्दनात्मक स्थलाकृतियां हैं वो उसके बारे में अगर हम बात करें तो यू आकार की घाटी बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछ दिया जाता है। यू आकार की घाटी किसके द्वारा बनाई जाती है? तो यू आकार की घाटी जो है वो हीम की अपर्दनात्मक स्थलाकृतियां हैं, हीम के द्वारा बनाई जाती है, हीम जो अपर्दन करता है। और वी आकार की घाटी भी पूछ दिया जाता है, तो मैं पढ़ा चुकी हूँ आप लोगों को कि नदी के द्वारा बनाया जाता है। ये दोनों रिलेटेड है आपस में। बर्फ जो होता है वो काफी ठोस अवस्था में होता है, काफी भारी होता है, तो क्या होता है कि वो नदी के इतना तेज काट छाट नहीं कर पाता है। तो जो वो हिम क्या होता है कि नदी के जो मार्ग बनाए जाते हैं उन्हीं मार्गों पे हिम नदी जो क्या है वो बहती है। तो जब भी आकार की घाटी में कोई हिम प्रवेश करता है और वहां पे लगातार क्या होता है बहते रहता है हिम, तो वो क्या करता है कि घिसने का काम करता है हिम। तो क्या करेगा कि उनके किनारों को घिसेगा, इस तरह से घिस घिस के किनारों को घिस घिस के क्या करेगा चौड़ा कर देगा, तो एकदम यू शेप का दिखने लगेगा। तो इस तरह से यू शेप की घाटी बन जाता है वो एक टाइम के बाद। वी शेप की घाटी ही यू शेप में बदल जाता है हिम के घिसाव से, तो उसको हम यू आकार की घाटी बोलते हैं। अब हमारा है दूसरा है कि लटकती घाटी या निलंबित घाटी किसे बोलते हैं। जब यू शेप की घाटी बनी हुई है और उसमें कोई हिम लगातार हिम का प्रवाह हो रहा है, यानी हिम नदी बह रही है उसमें, और उसी में आके छोटे छोटे यू शेप की घाटियां जब मिल जाती हैं तो उसको लटकती हुई घाटी बोलते हैं। लेकिन अगर कैसे वो लटकती हुई प्रतीत कैसे होगी, मान लीजिए ये एक यू शेप की घाटी है, बड़ी यू शेप की घाटी है, उसमें छोटे छोटे यू शेप की घाटी इस तरह से ऊंचाई पे, यानी जिनका तल जो है वो एक बड़े यू शेप की घाटी के तल से जो है जिसमें मिल रही है उसके तल से ऊंचा है। जब इसका ये एक तल है बड़े यू शेप की है और एक ये है यू शेप जिसका तल उससे ऊंचा है, तो वो आके उसमें जब मिलेगा तो एकदम लटकता हुआ गिरेगा और वो प्रतीत होगी, तो उसको हम निलंबित घाटी बोलते हैं। या फिगर में देख सकते हो किस तरह से ये छोटी छोटी यू शेप की घाटियां जिनका तल ऊंचा है इस तल से और वो आके इसमें मिल रही है। तीसरा शेप बनाता है अपर्दन के द्वारा सर्क, जिसको हिम गह्वर या फिर हिम गर्त भी बोलते हैं। सर्क क्या होता है, बहुत सिंपल है। मान लीजिए कोई पर्वत से उतर रहा है, लगातार उस पर क्या है बह रहा है, इस तरह से गतिशील अवस्था में हिम निकल रहा है वहां से, तो बहते बहते क्या होगा कि कहीं उसको छिद्र मिलेगी, कहीं पॉइंट पे, बीच के पॉइंट पे अगर हिम को छिद्र मिल गई तो वो क्या करेगा कि वो उसको घिसते जाएगा, घिसते घिसते क्या करेगा कि बीच के भाग को एकदम गोल शेप में बना देगा और नीचे जो उसका बेस है यानी तल है वो क्या है चौड़ा ही रह जाएगा और बीच का भाग जो है वो एकदम गहरा हो जाएगा, जिसके कारण वो एकदम आरामदायक कुर्सी की तरह दिखता है, जैसे आप बैठ सकते हो उस पर। ये देखिए मैं बताती हूँ यहाँ पे आप लोगों को कि मान लीजिए ये कोई शिखर है, यहाँ से हिम उतर रही है इस तरह से, यहाँ पे उसको कमजोर पार्ट मिला या छिद्र मिला, किसी कुछ भी मिला, दरार मिला, तो वो क्या करेगा कि अब इधर से इसको काटना शुरू करेगा। तो ये काटते काटते क्या करेगा कि एकदम इस चीज को घिसते 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 इस शेप में आ जाएगी, तो इसका शेप ऐसा हो जाएगा, तो इसी को हम बोलते हैं, और ये हो जाता है गर्त यानी गड्ढे के समान, और ये हो गया सर्क। ठीक है, तो इस तरह से सर्क बन जाता है, यानी आराम कुर्सी भी इसको आराम कुर्सी की तरह दिख रहा है, इसलिए इसको आराम कुर्सी भी बोलते हैं।
उसके बाद है हमारा टॉन। टॉन जो है, जब ये सर्क की तलहटी में लगातार अपर्दन के कारण गड्ढे बन जाते हैं और उस गड्ढों में पानी भर जाते हैं तो वो एक झील का रूप ले लेती है, जिसको हम टॉन बोलते हैं। ये आप देख सकते हैं कि जब ये बने हुए सर्क में इस तरह से, ये देखिए, ये इस तरह से ऐसे सर्क बना है और उसके तलहटी में यानी तल में गड्ढा बन गया है अपर्दन के कारण और उसमें पानी भर गया और गर्मी के दिन में पानी सूख गया, सॉरी वो बर्फ जो है वो पिघल गया तो वो पानी जमा रह जाता है जो एक झील के रूप में दिखता है और एक झील होता है, तो उसको बोलते हैं टॉन। उसके बाद है हॉर्न। हॉर्न की जैसा नाम से ही पता चल रहा है, जब दो सर्क आपस में सट जाते हैं इस तरह से, जब दो सर्क आपस में इस तरह से सट जाते हैं तो ऊपर का जो उठा हुआ जो निकला हुआ जो शिखर का भाग होता है उसको हम सर्क बोलते हैं, हॉर्न बोलते हैं, सॉरी। तो जो हॉर्न, क्या ये हॉर्न देखिए इस तरह से, ये दो सर्क हैं आपस में मिलते आ रहे तो यहाँ पे ये पतला हो जाएगा और ऊपर का जो भाग है वो गुम्बद की तरह निकला होगा तो इसी को हॉर्न बोलते हैं। जैसा कि स्विट्जरलैंड में मैटर हॉर्न ये एक फेमस है। उसके बाद हम अरेत की बात करें तो ये सभी जो शेप्स है ना वो एक दूसरे से रिलेटेड हैं। तो अरेत क्या होता है कि जब कई सारे सर्क आपस में आके मिल जाते हैं तो वहां पे क्या होता है कि बर्फ जमा होता है और उसके ऊपर का जो गुंबद आकृति का जो है, यहाँ पे मैंने पढ़ाया हॉर्न, वो ही सिर्फ आपको दिखते रहेंगे और बाकी सारे सर्क जब आपस में मिल जाएंगे तो सिर्फ आपको ऊपर के जो गुंबद आकृति के जो शिखर के टॉप में है जो वो इस तरह से कंघी की तरह दिखते रहेंगे और ये इधर से सारे सर्क इस तरह से मिल जाएंगे और इस तरह से ये वाला भाग आरेत कहलाता है। ठीक है, जैसे कि ये फिगर में भी मैं दिखाई हूँ कि इस तरह से सभी मिल गए हैं और ये उठा हुआ इस तरह से निकला हुआ है शार्प, तो इसको हम अरेत बोलते हैं। अब हम बात करते हैं नुनाटक, यानी जिसको हिमांतर द्वीप भी कहते हैं। जब जो हिम होता है जब वो कहीं बहता है तो बीच बीच में उठे उठे टीले की तरह जो चट्टानें हैं वो दिखती रहती हैं, उसी को हम नुनाटक बोलते हैं। ये देखिए, जब ये हिम पूरा बह रहा है इस तरह से और बीच बीच में ये टीले की तरह जो उठे हुए चट्टान है उसको हम नुनाटक बोलते हैं। और हिमांतर द्वीप भी एक टाइम के बाद अपर्दन के कारण एक टाइम के बाद ये टीले भी जो है वो चट्टानें, छोटी छोटी जो चट्टानें ये भी गायब हो जाती हैं। लेकिन ये कैसे बनता है कि मान लीजिए हिम बह रहा है, जहाँ पे कमजोर चट्टानें हैं उनके घिसाव के कारण वो नीचे की ओर एकदम प्लेन हो गया और जो कठोर चट्टानें हैं वो उठे रह गए हैं, तो उसी को हम उठे हुए जो चट्टान भाग होते हैं जिस तरह आप देख सकते हैं इसको हम नुनाटक बोलते हैं। तो अब रासमुटानो और भेड़ पीठ शिला यानी जिसको भेड़ पीठ शैल भी कहते हैं, ये कैसे बनता है कि मान लीजिए कोई हिम अपने रास्ते में चल रहा है, वहां पे एक ऐसा चट्टान आया, हिम का जो डायरेक्शन है जिधर से ऐसा चट्टान आया जिसकी ढाल एकदम मंद है, तो वो कैसा मतलब कैसा शेप बनाएगा, तो वो एक रासमुटानो और भेड़ पीठ शिला की तरह शेप बनाएगा। ऐसा शेप बनता है जैसे कि कोई व्हाइट रंग का भेड़ बालों वाला बैठा हुआ है, तो इसलिए इस शेप को भेड़ पीठ शिला भी बोलते हैं। अब ये कैसे बनता है कि मान लीजिए हिम का परवा इस डायरेक्शन से है, यहाँ पे मैंने डायरेक्शन आप लोगों को दे दिया है। अब मान लीजिए उस हिम का प्रवाह जिधर है उधर कोई चट्टान आया और हिम के जिधर डायरेक्शन है उधर उस चट्टान का जो ढाल है वो एकदम मंद है, तो वो उस पे क्या करेगा कि चढ़ेगा। जब वो चढ़ेगा तो उसकी जो मंद ढाल की वजह से जो हिम की गति है वो काफी ज्यादा तेज नहीं होगी, जिसके कारण वो क्या करेगा कि चट्टानों को धीरे धीरे घिसेगा। जब वो घिसेगा चट्टानों को तो वो क्या करेगा कि उस जिधर से हिम का प्रवाह है उधर से वो चट्टान एकदम चिकने हो जाएंगे इस तरह से, जैसा कि मैं आप लोगों को ऐसे फिगर में दिखाई हूँ। जब इधर से हिम चढ़ रहा है और हालांकि मंद ढाल का ये चट्टान है उसके डायरेक्शन के साइड से, तो वो क्या करेगा कि चट्टानों को घिसते घिसते क्या करेगा उस साइड को एकदम चिकना कर देगा। और जब अपोजिट साइड में जब हिम उतरेगा तो क्या होगा कि वो जो चट्टान है उसका अपोजिट साइड में जब उतरने के साइड में हिम का उसकी जो ढाल काफी तीव्र होती है चट्टान की, तो उस वजह से जो हिम है वो काफी तेज गति से गिरेगा नीचे की ओर। तो उस टाइम वो क्या करेगा कि अपने साथ चट्टानों को उखाड़ते पकाड़ते तोड़ते लेके चलेगा। तो जब इधर से ये चढ़ेगा मंद ढाल से जब हिम चढ़ेगा तो ये क्या करेगा कि धीरे धीरे चट्टानों को घिस के यानी अब घर्षण करेगा और इधर से जब उतरेगा तो वो चट्टानों को तोड़ फोड़ के उसको क्या करेगा इस तरह से ऊपर नीचे बना देगा, तो वो एक शेप बन जाता है। इस तरह से आप देख सकते हो कि उतरने में ऐसे रुखरा शेप बनता है और जिधर से चढ़ रहा है वो एकदम चिकना कर देता है, जिसकी वजह से ऐसे शेप में आ जाता है वो चट्टान जो कि एकदम भेड़
भेड़ की तरह लगता है, भेड़ की पीठ की तरह। और भेड़ का पीठ तो कैसा होता है पता ही है आप लोगों को कि बालों वाला होता है, उबड़ खाबड़, तो इस शेप में आता है, इसलिए इसको रासमोटानो या भेड़ पीठ शिला बोलते हैं। अब हम पढ़ेंगे श्रिंगपुच। श्रिंगपुच क्या होता है? ये भेड़ पीठ शिला जो शेप है उसका जस्ट अपोजिट होता है ये शेप। क्यों होता है? क्योंकि जब भी हिम या नदी या कोई भी चीज ऐसा जो अपरदन और निक्षेपण का कार्य चट्टानों के साथ करती हैं, तो उनको हर एक की तरह चट्टान रास्ते में नहीं मिलता है। उनको चट्टान जिस शेप में मिलता है वैसी वैसी आकृति वो बनाते जाते हैं। तो श्रिंगपुच कैसे बनता है? मान लीजिए हिम का प्रवाह हो रहा है और उसको रास्ते में कुछ ऐसी चट्टानें मिली हैं जिसका जो ढाल है, जहाँ से हिम का प्रवाह है उस रास्ते में ऐसी चट्टानें मिल गई है जिसका जो ढाल है वो काफ़ी तीव्र है। तो वो क्या करेगा कि डायरेक्ट वो तीव्र ढाल पे तो नहीं चढ़ पाएगा। तो जब वो क्या करेगा कि जब इधर देखिए हिम का प्रवाह इधर से हो रहा है, ठीक है, तो ये क्या करेगा कि जब ये तीव्र ढाल से हिम इधर से चढ़ेगा तो उसको क्या करेगा, चट्टानों को वो तोड़ेगा। जब वो चट्टानों को तोड़ेगा तो उधर उस साइड का जो चट्टान है वो ऊपर नीचे यानी उबड़ खाबड़ हो जाएंगे। और जब वो अपोजिट साइड में यानी मंद ढाल में उतरेगा तो वो क्या करेगा कि अपने साथ चट्टानों को घिसेगा, क्योंकि उस टाइम पे उसकी जो गति होगी वो काफ़ी धीमी होगी, जिसके कारण चट्टानों को वो उसमें तोड़ने की क्षमता नहीं होगी और वो घिसेगा। तो उधर का पार्ट चिकना हो जाएगा और इधर का उबड़ खाबड़ यानी एक श्रिंगपुच की तरह वो आकृति बनाता है। तो ये जो है रासमोटैनो और श्रिंगपुच ये दोनों अपोजिट है। क्यों अपोजिट है? क्योंकि ये शेप भी अलग बना है, क्योंकि जो हिम है उसको अलग अलग शेप के चट्टान मिले हैं और जैसे से शेप के उसको चट्टान रास्ते में मिलते गए हैं वैसा वैसा शेप बनते गया है। अगर उसको मंद ढाल वाले चट्टान मिल गए हैं रास्ते में तो वो रासमोटैनो या भेड़ पीठ शिला की तरह शेप बनाएगा। और अगर तीव्र ढाल वाले चट्टान मिले हैं उसको तो पहले तीव्र ढाल पे वो क्या करेगा कि ठोकर लगाएगा। बार बार जब ठोकर लगाएगा उसमें तेजी से तो वो चट्टान टूटेंगे। तो पहले इस तरह का शेप बनेगा उसको तीव्र ढाल में और फिर नीचे उतरेगा तो मंद ढाल में वो चट्टानों को घिसते घिसते चिकना कर देगा। तो इस वजह से यहाँ पे क्या हो रहा है कि उत्पाटन हो रहा है और उतरते जो साइड है उसमें अपघर्षण हो रहा है। और यहाँ पे अपोजिट हुआ था, यानी चढ़ते समय क्या हुआ था कि अपघर्षण हुआ था और उतरते टाइम उत्पाटन हुआ था। तो ये एक दूसरे के जस्ट अपोजिट है क्योंकि उनको शेप अलग अलग मिले हैं। अब हमारे जो नेक्स्ट है वो हिम सोपान। मान लीजिए किसी भी कारण, जैसा कि नदी में ही आप लोगों ने पढ़ा था कि जो चट्टानें हैं वो एक सीढ़ी नुमा शेप भी बनाती है। तो जब हिम जब चलता है तो उसको रास्ते में ऐसे चट्टानें मिलती हैं जो कि ऊपर नीचे धसी हुई होती हैं। तो जब वो ऊपर नीचे चट्टान का कोई ऊपर कोई नीचे, कोई ऊपर कोई नीचे इस तरह से होती है। और जब वो लगातार उसी रास्ते पे चलता है हिम, तो वो क्या करता है कि धीरे धीरे उन चट्टानों को घिस के एक सीढ़ी नुमा शेप दे देता है। जिस तरह कि आप लोग ये देख सकते हो कि ये खड़ा चट्टान है, फिर ये धसा हुआ है, फिर ये खड़ा, फिर धसा। इस तरह से इसको लगातार हिम जो है वो घिस घिस के इसके जो किनारे हैं वो एकदम सीढ़ी के समान कर देगा। और ये काफी बड़े बड़े होते हैं, इसलिए इसको दैत्य आकार सोपान सीढ़ी भी कहा जाता है। और हिम सोपान भी चूंकि ये हिम के द्वारा बनाया जाता है इसलिए इसको हिम सोपान सीढ़ियां भी बोली जाती है। अब इसमें ही पैटरनॉस्टर लेक भी होता है। अब ये कैसे होता है कि मान लीजिए कोई हिम इधर से आ रहा है और वो काफी तेजी से इस चट्टान पे अगर गिर रहा है इस तरह से, तो वो जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि जब वाटरफॉल में जब पानी गिरता है नीचे तो एक गर्त बनाता है, नदी की तरह एक गर्त बना देता है। हालांकि ये भी ऐसे ही ऊंचाई से अगर किसी नीचे चट्टान पे गिर रहा है तो वो क्या करेगा, जहाँ पे उसका प्रेशर गिरने का होगा वहां वो गड्ढा करेगा। जब वो गड्ढा करते हुए फिर आगे की ओर बढ़ेगा, फिर नीचे से फिर गिरेगा सीढ़ियों पे, तो फिर वो गड्ढा करेगा। तो इस तरह से ये देखिए हिम जो है ऐसे आके ऐसे जब यहाँ पे प्रेशर जो उसका गिरने का हो रहा है तो इस तरह से एक गड्ढा बनाएगा, फिर आगे की ओर बढ़ेगा, फिर जब यहाँ पे गिरेगा ऊंचाई से तो फिर एक गड्ढा बनाएगा। तो ये जो गड्ढा बनता है इसमें पानी भर जाता है। तो जब ये इसमें पानी भर जाता है तो उसी को हम पैटरनॉस्टर लेक बोलते हैं। और जब हिम वहां से निकल जाता है तो उन गड्ढों में पानी भरा रह जाता है, जो कि आप लोग देखोगे तो एकदम मोती के समान दिखता है।
लाइन वाइज लाइन ऊपर नीचे एकदम मोती के समान वो पानी भरा हुआ दिखता है और उसी को वो एक झील का रूप ले लेता है, जिसको पेटरनास्टर लेक बोलते हैं। उसके बाद है फियोर्ड। फियोर्ड क्या है हमारा कि फियोर्ड भी हिम के द्वारा ही बनाया गया शेप है, ठीक है, अपरदन के कारण। अब मान लीजिए जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि ध्रुवों पे जो हिम रेखा है उसकी जो ऊंचाई है वो समुद्र तल के बराबर होती है। तो जब हिम समुद्र में लास्ट पे जाके जब मिलेगा तो वो क्या करेगा कि जो हिम का तट है और समुद्र का तट है, तो जब हिम प्रेशर से जाके समुद्र के तट में मिलेगा तो वो क्या करेगा कि अपने तटों को तोड़ेगा, तो इस तरह से शेप बनेगा। ये देखिए यहाँ पे मैंने बनाया है कि ये हिम इधर से मिल रहा है और ये समुद्र का तट है, तो इस तरह से एक हिम का जो तट है वो आगे पीछे निकला हुआ बनेगा, तो उसी को हम फियोर्ड बोलते हैं। फियोर्ड जो है वहाँ पे एक मछली पालन के लिए काफ़ी उपयोगी है, वहाँ पे मछली पालन काफ़ी किया जाता है, क्योंकि जब हिम समुद्र के साथ जाके मिलता है, हिम का तट और समुद्र का तट, तो वहाँ पे पानी की गहराई काफ़ी ज़्यादा होती है, जिसके कारण मछलियों को पालना वहाँ बहुत ही आसान हो जाता है। इसको फियोर्ड तट भी बोलते हैं, जैसे ग्रीनलैंड में, नॉर्वे में, ये सभी चीज़ में आपको फियोर्ड मिल सकते हैं, हिम के द्वारा बनाए गए जो अपरदन का शेप होता है। अब उसके बाद हमारा ये यहाँ तक जो है वो अपरदनात्मक स्थलाकृतियाँ हैं जो कि हिम के द्वारा बनाई गई है। अभी हम पढ़ेंगे निक्षेपणात्मक स्थलाकृतियाँ, जो कि निक्षेपण के द्वारा, जो हिम के द्वारा ही जो शेप्स बनाए जाते हैं। सबसे पहले हिमोड। अपरदन का कार्य तो हो गया, लेकिन जब हिमोड यानी जब बर्फ हिमानी जब चलता है एक नदी के रूप में, तो वो क्या, उसमें तो प्रेशर भी रहता होगा, तो वो क्या करता है कि अपने जो कटिंग छटिंग से जो भी अपने साथ वो अपरदित पदार्थ लेके चलता है, वो क्या करता है कि धीरे धीरे अपने किनारों पे छोड़ते जाता है, तो उसी को हिमोड बोलते हैं। इस तरह से देखिए, मान लीजिए कोई हिम ऐसे चल रहा है, ये हिम है, इस तरह से हिम चल रहा है, तो किनारे ये अपरदित पदार्थ इस तरह से छोड़ते जाएगा, जिसको हिमोड बोलते हैं, ठीक है, और टिल भी बोलते हैं। अब हिमोड भी 4 प्रकार से होता है, इसमें भी शेप के आधार पे जब छोड़ रहा है, जो उसे शेप बना रहा है, उस आधार पे इसको भी 4 भागों में बांट दिया गया है। पार्श्विक हिमोड, जैसा कि किनारा को पार्श्विक बोला जाता है, तो जब हिम चलेगा और अपने किनारों पे अपरदित पदार्थों को जमा करेगा तो उसको पार्श्विक हिमोड बोलते हैं, जैसे इस तरह से आप लोग फिगर में देख सकते हो। दूसरा शेप है हमारा मध्यस्थ हिमोड, यानी जो मध्य में बनाता है। मध्य में कैसे बनाएगा, मान लीजिए कोई भी दो हिम नदी है, वो चल रही हैं और कहीं और कभी किसी भी कंडीशन में आके वो दोनों नदी क्या है, मिल गई। जब वो दोनों नदी मिल जाएंगी तो क्या होगा, अभी मैंने आप लोगों को बताया कि जो हिम है वो अपने किनारों पे छोड़ते जाएगा, तो दोनों नदियां अपने किनारों पे छोड़ रही हैं, तो जब दो नदियां सटेंगी तो बीच में क्या होगा, हिमोड होगा, तो दोनों हिमोड मिल जाएगा आके एक दूसरे से। जब दोनों नदियां मिलेंगी तो उसको हम, और ये बीच में एक इस तरह से क्या होगा, हिमोड का निर्माण होगा, क्योंकि इधर से भी नदी आ रही है जमा करते हुए, इधर से भी ये दोनों पार इसका क्या हुआ, पार्श्विक हिमोड, इधर से भी उस नदी के पास पार्श्विक हिमोड है और एक इधर से भी, और जब ये दोनों नदियां सट जाएंगी तो ये बीच में हिमोड बनेगा, जिसको मध्यस्थ हिमोड भी बोलते हैं। ये छोटे बड़े कणों से का मिक्स होता है और मिट्टी के समान होता है। अब एक है अंतिम हिमोड। अंतिम हिमोड क्या होता है कि जब हिम नदी बढ़ता है आगे की ओर, तो मध्यस्थ हिमोड में एक ये कंडीशन भी बनता है और एक और कंडीशन बनता है कि मान लीजिए कि नदी आगे की ओर जा रही है और उधर से कोई नदी और आके मिल गई हिमोड की, तो वो क्या होगा कि इस तरह से, मतलब साइड में भी वो एक हिमोड बन सकता है, यानी बीच में दो नदियों के मिलने से, तो दो नदी किसी भी कंडीशन में मिलेगी तो बीच में मध्य हिमोड बनता है। उसके बाद है हमारा अंतिम हिमोड। अंतिम हिमोड क्या होता है कि जब हिम नदी जब बह रही है तो वो अपने अंतिम चरण में क्या करती है कि कुछ पानी के मतलब हिम पिघलना शुरू हो जाता है और पानी के रूप में आगे बढ़ता है, तो वो क्या करता है कि अपने जो भी पदार्थ होते हैं लास्ट में बचा हुआ, जो जो पार्श्विक हिमोड, मध्य हिमोड, ये सब बनाने से जब वो पानी का रूप ले लेता है, आगे की ओर जाके पिघल जाता है, तो वो क्या करता है कि अपने जितने बचे कुछ पदार्थ हैं वो जमा करना शुरू कर देता है, तो उसको अंतिम हिमोड कहते हैं। एक होता है तली हिमोड, जो कि हिम नदी के तल में जो हिमोड जमा होते जाता है उसको तली हिमोड बोलते हैं। तो इस तरह से 4 प्रकार के हिमोड होते हैं, उस शेप्स के अनुसार इनको नाम दे दिया गया है। दूसरा है हमारा ड्रमलिन। ये भी क्या है, हिम के द्वारा
हिम नदी के द्वारा निक्षेपण का ही स्थलाकृतियां है। जो जब हिम नदी बहती है तो अपने साथ क्या है, वो अलग अलग शेप्स देते जाती है, यानी अपरदित पदार्थों को आगे जाके उससे आगे जाके अलग अलग शेप देती जाती है, जिसके आधार पर उनके नामों को उनका नाम दे दिया गया है। तो मान लीजिए कि ये जो ड्रमलिन है, हिम नदी जा रही है और अपने अपशिष्ट पदार्थों को इस ऐसे शेप में जमा कर देती है कि मान लीजिए कि वो अर्ध चंद्राकार आकृति में भी दिखता है, या फिर अगर हम किसी नाव को पलट देंगे तो वो मतलब ऐसे आप अगर नाव पलट दोगे तो उस शेप में वो टीला की तरह दिखता है, तो उसको हम ड्रमलिन बोलते हैं। ये भी निक्षेपित पदार्थ ही है, पर ये शेप अलग तरह का होता है, अर्ध चंद्रकाल या उल्टी नाव की तरह होता है, जिसके कारण इसका नाम ड्रमलिन रख दिया गया है। तो ये कैसे बनता है कि नदियाँ, अगर ये भी ऐसे ही बनता है कि नदियाँ बह रही हैं, मान लीजिए कोई नदी आके मिला तो वहाँ पे एक ड्रमलिन का आविष्कार हो गया, फिर आगे बढ़ा तो फिर अपने निक्षेपित पदार्थ को ज़्यादा मात्रा में छोड़ा और ऐसा शेप में बन गया, सख्त ऐसे शेप में बन गया जैसे नाव पलटी हुई है, तो उसको हम ड्रमलिन बोलते हैं। इस तरह से आप देख सकते हो फिगर में कि ये हिम नदी बह रही है, बीच में ऐसे नाव की तरह, पलटा हुआ नाव की तरह शेप बना है, फिर यहाँ पे पलटा हुआ नाव की शेप बना है। ये काफ़ी दूरों दूरों तक फैली होती है, काफ़ी मात्रा में होती है। अब हमारा है एस्कर। एस्कर क्या होता है, ये भी एक ड्रमलिन का ही से ही मिलता जुलता शेप है, लेकिन इसमें क्या होता है कि अलग तरह का थोड़ा सा सीरीज वाइज में शेप बन जाता है, जिसके नाम से इसका नाम चेंज कर दिया गया है। ठीक है, तो इसको एस्कर क्यों बोलते हैं, ये एक माला के समान दिखता है। ये भी हिम नदी के द्वारा निक्षेपित पदार्थों को ही जमा किया जाता है। जब हिम नदी पिघलना शुरू करता है तो वो क्या करता है कि दूर दूर तक अपने द्वारा लाई गई अपरदित पदार्थों को जमा करना शुरू कर देता है, तो दूर दूर तक वो एक लंबे सकरे भाग में फैल जाता है, और बीच बीच में बहुत ज़्यादा मतलब गोल गोल करके, फिर लंबा, फिर गोल करके जब वो पिघलना शुरू करता है तो अपने अपरदित पदार्थों को छोड़ना शुरू करता है, तो काफ़ी लंबे लंबे भागों में फैल जाता है, और तो उसको हम बोलते हैं एस्कर। एस्कर क्या है कि एक माला के समान इसका शेप दिखता है। मान लीजिए इस तरह से गोल निक्षेपित किया, फिर आगे एक लंबे भाग में निक्षेपित किया, फिर आगे जाके गोल ऐसे निक्षेपित किया, फिर लंबे भाग में, तो ये एक माला की तरह सीरीज वाइज में गोल भी हो सकता है, लंबा भी हो सकता है, किसी भी तरह को, काफ़ी चौड़े चौड़े होते हैं ये। और इसका भाग जो है ये यातायात के लिए काफ़ी उपयोगी होता है, क्योंकि जो ये काफ़ी चौड़े होते हैं और इसके जो किनारे होते हैं वो काफ़ी ऊंचे ऊंचे होते हैं, जिसके कारण ये यातायात के लिए काफ़ी उपयोगी माना जाता है। और ये गोलास्म के टीले भी होते हैं, क्योंकि जो ये टीले बनाए जाते हैं इस तरह गोल गोल, ये गोलास्म के छोटे छोटे जो पत्थर होते हैं उस तरह से मिक्स होते हैं, इसलिए इसको गोलास्म टीले होते हैं, क्योंकि ये पत्थर के बने होते हैं। अब केम, तो नेक्स्ट है हमारा केम। यानी केम क्या होता है कि रेत का ढेर, यानी हिम नदी के द्वारा ऐसा निक्षेपित पदार्थ जो कि रेत छोटी छोटी कणों से अगर बन जाता है तो वो रेत का ढेर एकदम ऊंचे ऊंचे टीलों के समान हो जाता है, और बजरी से, यानी छोटे छोटे कंकड़ और रेत से जब एकदम ऊंचे ऊंचे टीलों की तरह हिम नदी जब छोड़ देता है अपने निक्षेपित पदार्थ और वो रूप ले लेता है तो उसको केम बोलते हैं। ये देख सकते हैं यहाँ पे फिगर में आप लोग, टीले की तरह है, और जिसका ढाल जो होता है वो काफी तेज होता है, और रेत का ढेर और बजरी का ढेर होता है, उसी से बना होता है। अब केटिल हमक क्या होता है, तो केटिल हमक जो होता है ना वो केम का अपोजिट शेप होता है। कैसे होता है कि केम में क्या है कि जो टीले हैं रेत और बजरी का वो क्या है ऊपर की ओर उठे हुए हैं, लेकिन जो केटिल हमक है वो क्या होता है कि जब हिम नदी चलते रहती है और उसको बीच में कहीं गड्ढे मिलते हैं, तो वहां पे जब चलती है तो उस गड्ढे में, जब वो गड्ढे में प्रवेश करती है तो उसको केटिल बोलते हैं, और उस गड्ढे में छोटे छोटे डिपोजिशन का कार्य करती है, यानी छोटे छोटे टीलों के रूप में वो क्या करती है कि अपना डिपोजिशन उसी गड्ढों में करती है, जिस तरह से आप यहाँ देख सकते हो। तो इसको हम हमक बोलते हैं, इन जो टीले की तरह जमा करती है उन गड्ढों में, इसको हमक बोलते हैं। तो ये हुआ हमारा केटल, इसको केटल हमक, ये गर्त होता है, और ये गर्त नहीं होता है, ये टीला होता है केम। अब है हमारा लास्ट पॉइंट निक्षेपणात्मक स्थलाकृतियां में, जो कि हिमनद अवसाद। जब कहीं ना कहीं हिम नदी को ऐसा तापमान मिलता है जहां पे वो पिघलना पूरी तरह से शुरू कर देती है। हम एस्कर में क्या करता है, ये भी एक अंतर है। एस्कर में क्या होता है कि हिम नदी जब आगे की ओर बढ़ती है तो वो काफी चौड़े चौड़े भागों में क्या है डिपोजिशन करना शुरू कर देती है, तो उस टाइम पे वो पानी भी होता है, उसके साथ निक्षेपित पदार्थ जो होता है वो भी होता है, और कुछ उसमें जो बर्फ के टुकड़े भी होते हैं, वो पूरी तरह से पिघली नहीं होती है। लेकिन जो हिमनद अवसाद है वो जब वो पानी का रूप ले लेता है एक उच्च तापमान में जाके, तो वो क्या करता है कि पहले बड़े कणों को जमा करना शुरू करेगा और फिर छोटे छोटे कणों को एक पूरा
फैलाना शुरू कर देगा और पानी तो आगे बढ़ जाएगा, और जो पानी के साथ निक्षेपित पदार्थ आगे नहीं बढ़ सकता है वो क्या होगा, एक मैदान की तरह एक निक्षेपित पदार्थ क्या करेगा, छोटे और बड़े कणों को फैलाते जाएगा। तो उसको हम हिमनद अवसाद बोलते हैं, जिसको आउटवाश भी बोलते हैं। छोटे और बड़े कणों का निक्षेप होता है ये। तो इस तरह से जो हिमनदी का के कार्य हैं, हिमनदी के जो कार्य है, ये हमारा जो टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हमारा जो बाकी रह गया है वो है पवन का। तो वो हम पढ़ेंगे कि पवन की कार्य क्या है। बाकी फिर हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग पढ़ते रहिएगा। चलिए, मेरे चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक शेयर कमेंट जरूर करिए। थैंक यू सो मच।